सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। बीबीसी के स्पोर्ट्स प्रेजेंटर गैरी लिनेकर लिखते हैं, यहाँ कोई अफरा तफरी नहीं मची है। हम यूरोप के दूसरे बड़े देशों की तुलना में बहुत कम शरणार्थियों को शरण देते हैं। ये निहत्थे और बेजुबान लोगों को निशाना बनाने वाली बेहद क्रूर नीति है। इसका लहजा 1930 के दशक में जर्मनी के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा से अलग नहीं है और समस्या मुझ में है। एक ट्वीट अच्छों के चेहरे से नकाब उतार सकता है, जैसा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी के साथ हो रहा है। बीबीसी निष्पक्ष पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की वकालत का दावा करती रही है, लेकिन उसे अपने एक एंकर गैरी लिनेकर की निजी राय कतई पसंद नहीं आई। उसको इतनी कोफ्त हुई कि लिनेकर को उनके शो से हटा दिया गया। इसके बाद जमकर बवाल मचा। बीबीसी पर ब्रिटिश सरकार की गोद में खेलने का आरोप लगा। कहा गया कि जनता के पैसे से चल रही बीबीसी सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। मामला यहीं पर नहीं रुका, विद्रोह बीबीसी के अंदर भी हुआ। लिनेकर के पक्ष में और भी स्टाफ मेंबर्स ने अपना काम बंद कर दिया, जिसके चलते कुछ रेगुलर शोज का ब्रॉडकास्ट रोकना पड़ा। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये संकट ब्रिटेन के अखबारों के पहले पन्ने पर छाया हुआ है। बीबीसी संकट को टालने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार कह रही है हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। तो आज हम जानेंगे बीबीसी संकट की पूरी कहानी क्या है, गैरी लिनेकर ने सरकार की किस पॉलिसी पर सवाल उठाया था और बीबीसी और ब्रिटिश सरकार असली मुद्दे से निपटेगी कैसे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आज कहानी बीबीसी की। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, सुनिए यूनाइटेड किंगडम की गृह मंत्री सुएला ब्रेवमैन क्या कह रही हैं। पिछले साल 45,000 लोगों ने इंग्लिश चैनल में असुरक्षित, गैर जरूरी और अवैध यात्रा की। हमारा असाइलम सिस्टम बेकाबू हो चुका है। हम हर रोज होटलों पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अवैध शरणार्थियों की नावों को रोकना उन 5 वादों में से एक है जो प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की जनता से किया था। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी वजह से आज मैं एक नया इलीगल माइग्रेशन बिल का ऐलान कर रही हूँ। इस बिल का लक्ष्य वही है जिसके लिए मैं और माननीय प्रधानमंत्री महीनों से इसे संसद में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल का संदेश साफ है, अगर आप अवैध तरीके से आएंगे तो आप यहाँ नहीं रह सकते। आपको आपके देश भेज या किसी तीसरे सुरक्षित देश जैसे कि रवांडा भेज दिया जाएगा। हम जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पिछले कुछ सालों में यूक्रेन, अफगानिस्तान, हांगकांग जैसे देशों को लोगों की मदद भी की, लेकिन ये सही नहीं होगा कि लोग सुरक्षित देशों के जरिए सफर करें और फिर यूके में अवैध तरीके से घुसकर कतार में सबसे आगे खड़े हो जाएं और हमारे सिस्टम का फायदा उठा लें। ये बिल इस पर लगाम लगाएगा। अब बहुत हो चुका। वी मस्ट स्टॉप द बोट्स। वी मस्ट स्टॉप द बोट्स। पूरे बवाल के केंद्र में यही पंक्ति है। इसी के ऊपर ट्वीट को लेकर बीबीसी हालिया दौर के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। संकट के बारे में बताएं उससे पहले यूके सरकार के नए इमिग्रेशन बिल के बारे में जान लेते हैं। मौजूदा समय में दुनिया के कई देश मानवीय या आर्थिक या राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं पर भुखमरी की समस्या है, कहीं पर सिविल वॉर हो रहा है, कहीं अस्थिर सरकार है, कहीं पर लोगों को जेल भेजे जाने का खतरा है। ये समस्याएं सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों में दिखती हैं। यूरोप में यूक्रेन एक अपवाद है, वहां फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है, वरना यूरोप के अधिकतर देश बाकी दुनिया की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण और साधन संपन्न हैं। भविष्य के प्रति अनिश्चित लोगों के लिए यूरोप एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आता है। ऐसे लोग किसी भी तरह से यूरोप की सीमा में पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पहुंचकर शरण लेने की कोशिश की जा सके। एक बार आधिकारिक तौर पर शरणार्थी बन गए तो फिर काम करने का अधिकार और बाकी सुविधाएं मिलने लगती हैं। ये आगे चलकर उन्हें नागरिकता दिला सकता है। इसके लिए वे मानव तस्करों का सहारा लेते हैं, छोटी नावों में बैठकर समंदर पार करने की कोशिश करते हैं। वे और भी तरकीबें अपनाते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ के लिए जलालत का चक्र शून्य से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा यूरोप शरणार्थियों के लिए पलक पावड़े बिछाकर रखता है। कुछ देशों ने अपनी सीमा पर जबरदस्त पहरा लगा रखा है। कुछ शरणार्थियों को रोकने के लिए दूसरे देशों को पैसा देते हैं। कई देशों में शरणार्थियों के खिलाफ माहौल पनप रहा है। वहां संसाधनों में हिस्सेदारी बढ़ने की आशंका घर कर गई है। मसलन इटली और फ्रांस जैसे देशों में शरणार्थी संकट सबसे बड़े राजनीतिक एजेंडे के तौर पर उभरा है। इटली में तो इसी मुद्दे पर नई सरकार बनी है।
इन सब की तुलना में यूके प्रवासियों के लिए ज्यादा सेफ है। यूके में अंग्रेजी भाषा चलन में है। दुनिया में लगभग 150 करोड़ लोग ये भाषा बोलते हैं। प्रवासियों के लिए अंग्रेजी एक आसान विकल्प है। इसके अलावा यूके समंदर के बीच में बसा है, वो बाकी यूरोप की जमीनी सीमा से कटा हुआ है। यूरोप और ब्रिटेन के बीच के पानी वाले इलाके को इंग्लिश चैनल कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसको चैनल भी कहा जाता है। यूरोप से यूके तक पहुंचने के लिए इसी चैनल को पार करना होता है। इसके लिए 3 मुख्य रास्ते हैं। हवाई रास्ते से जाने के लिए जरूरी कागजात चाहिए। दूसरा रास्ता इंग्लिश चैनल के नीचे से जाने वाली सुरंग से होकर जाता है, उसमें भी चेकिंग होती है। तीसरा रास्ता पानी वाला है, इसके लिए नाव का सहारा लेना होता है। इसमें भी आधिकारिक तौर पर जाया जाए तो कागज चाहिए, मगर प्रवासियों के लिए कागजात जुटाना नामुमकिन होता है। ऐसे में वे अवैध तरीका अपनाते हैं। वे छोटी नावों की मदद लेते हैं और निगरानी से बचकर यूके की सीमा में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश चैनल में प्रवासियों की नाव पलटने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। फिर भी लोग जान पर खेलकर चैनल पार करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। अकेले 2022 में 45,700 प्रवासी इंग्लिश चैनल के रास्ते यूके तक पहुंचे। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स और यूएन के रेफ्यूजी कन्वेंशन में शरण लेने की इच्छा रखने वाले लोगों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। इसके तहत एक बार सीमा में दाखिल होने के बाद किसी प्रवासी को ऐसे ही डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उन्हें शरण के लिए एप्लीकेशन करने का अधिकार होता है। उन्हें मेडिकल और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। ऐसे प्रवासियों को यूके सरकार की तरफ से घर और भत्ता भी मिलता है। यूके अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी बंधा हुआ है कि वो शरणार्थी के तौर पर सुरक्षा मांगने वालों पर अदालती कार्रवाई नहीं करेगा। यूके सरकार का कहना है कि इन सब के कारण भारी खर्चा आ रहा है, साथ ही साथ उनका असाइलम सिस्टम भी कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसी को रोकने के लिए सरकार नया लीगल इमिग्रेशन बिल लेकर आ रही है। इसके तहत यूके में अवैध तरीके से आने वाले प्रवासियों को हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने का अधिकार गृह मंत्री के पास होगा। सरकार ऐसे प्रवासियों को रवांडा या किसी और सुरक्षित देश भेज सकती है। इसके लिए यूके सरकार रवांडा को पैसे भी दे रही है। पिछले साल रवांडा प्लान पर काफी बवाल मचा था। दिसंबर 2022 में यूके की हाई कोर्ट ने प्लान को वैध करार दिया था। नया बिल पास होने के बाद पहले 28 दिनों तक प्रवासियों के पास जमानत या न्यायिक अपील का अधिकार नहीं होगा। 18 साल से कम, मेडिकली अनफिट और अपने देश में खतरा झेल रहे लोग डिपोर्टेशन को कुछ समय के लिए टाल सकेंगे। वह तरीके से यूके आने वाले शरणार्थियों की संख्या पर लिमिट लगाई जाएगी। अभी इस बिल को यूके की संसद के निचले सदन में पेश किया गया है। इस पर फाइनल मंजूरी मिलने में महीनों का वक्त लग सकता है। भले ही बिल पास होने में महीनों लग जाएं, लेकिन इसके नियम 7 मार्च 2023 से लागू हो जाएंगे। इस बिल के आलोचकों का कहना है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बता रही है। यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी ने भी इस पर चिंता जताई है, लेकिन यूके सरकार किसी भी स्थिति में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 7 मार्च को इसी बिल पर गृह मंत्री सुएला ब्रेवमैन का एक वीडियो सरकारी अकाउंट से ट्वीट किया गया। बीबीसी के लिए चर्चित स्पोर्ट्स प्रोग्राम मैच ऑफ द डे होस्ट करने वाले गैरी लिनेकर ने कोट करते हुए लिखा, ये बेहद घटिया है। इसी ट्वीट पर एक कमेंट का जवाब देते हुए लिनेकर ने लहजे की तुलना 1930 के दशक के जर्मनी से कर दी। 1930 के दशक में जर्मनी पर नाज़ी पार्टी का शासन था। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मन सरकार ने यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया था। उन्होंने यहूदियों को कमतर बताकर प्रचारित किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि होलोकॉस्ट के दौरान आम जर्मन जनता या तो अनजान बनी रही या खबरों को झूठा समझती रही। गैरी लिनेकर इंग्लैंड की नेशनल फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। फुटबॉल से रिटायर होने के बाद वो टीवी पर एक्सपर्ट के तौर पर नजर आने लगे। फिर उन्होंने बीबीसी के लिए मैच ऑफ द डे नामक प्रोग्राम को होस्ट करना शुरू किया। इसमें इंग्लिश प्रीमियर लीग में होने वाली उठापटक पर चर्चा होती थी। ये प्रोग्राम खूब पॉपुलर हुआ। बीबीसी के अंदर लिनेकर सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले होस्ट थे। 7 मार्च को किए गए ट्वीट के बाद उनका विरोध होना शुरू हुआ। सुएला ब्रेवमैन ने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के कई और नेताओं ने भी लिनेकर से नाराजगी जताई। उन्होंने बीबीसी से कार्रवाई की मांग की। 10 मार्च को बीबीसी ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि लिनेकर ने गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, इसलिए वे मैच ऑफ द डे में नहीं दिखेंगे। मतलब ये कि बीबीसी ने उन्हें एंकरिंग से हटा दिया था। इस खबर के बाहर आने के बाद हलचल मच गई। बीबीसी प्रबंधन पर संगीन आरोप लगने लगे। कहा गया कि स्वतंत्र पत्रकारिता का दावा करने वाली संस्था सरकार के दबाव में झुक गई है। दूसरी तरफ लिनेकर अपने ट्वीट पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वे बेजुबान लोगों की आवाज उठाना जारी रखेंगे। लिनेकर को शो से हटाए जाने के बाद झगड़ा बढ़ता चला गया। कई एक्सपर्ट्स ने बीबीसी के चैनल्स पर आने से मना कर दिया। बोले, लिनेकर नहीं तो हम नहीं। इसके बाद कई और होस्ट ने विरोध जताया। उन्होंने अपने शो को एंकर करने से इनकार कर दिया।
और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से शेड्यूल कई शोज को कैंसिल करना पड़ा, कुछ टाइम स्लॉट्स में पहले से रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम्स चलाने पड़े। इसको लेकर बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने दर्शकों से माफी मांगी। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस मामले में अपना स्टेटमेंट जारी किया है। गैरी लिनेकर एक महान फुटबॉलर थे और एक प्रतिभाशाली होस्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि गैरी लिनेकर और बीबीसी के बीच चल रहा विवाद जल्दी सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से उनका मुद्दा है, सरकार का नहीं। इस मामले में एक ताज़ा अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीबीसी प्रबंधन गैरी लिनेकर से बातचीत कर रहा है। कहा जा रहा है मसला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और लिनेकर जल्द ही अपना शो होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। बहुत संभावना है कि लिनेकर शो को वापस होस्ट करेंगे, लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसका क्या होगा? क्या सरकार ने इस विवाद को आलोचना से बचने का रास्ता बना लिया और क्या ये दुनिया एक और होलोकॉस्ट का इंतजार कर रही है? इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। ये जिम्मेदार सरकारों और संस्थाओं को तय करना होगा कि वे जागते कब हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी चीन से है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी कि एनपीसी की सालाना बैठक समाप्त हो गई है। 4 मार्च को शुरू हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और कुछ नियुक्तियों पर मोहर भी लगाई गई। एनपीसी को रबर स्टैम्प पार्लियामेंट भी कहा जाता है। फैसले पहले से तय होते हैं। संसद के सत्र में वोटिंग का दिखावा किया जाता है। एनपीसी ने अपने इतिहास में किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग नहीं की है। इस साल की बैठक में क्या कुछ हुआ? शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का पद सौंपा गया। वो चीन के इतिहास में इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले नेता बने। शी जिनपिंग की जीत पर हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिनपिंग के वफादार ली चियांग को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। वो ली केचियांग की जगह लेंगे। केचियांग को जिनपिंग के आलोचक धड़े का नेता माना जाता है। उनकी रुखसती के बाद जिनपिंग की राह और आसान हो गई है। नए पीएम चियांग शंघाई लॉकडाउन के मास्टरमाइंड थे। इसी लॉकडाउन के चलते चीन में प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके बाद सरकार को जीरो कोविड पॉलिसी बदलनी पड़ी थी। जनरल ली शेंगफू को चीन का नया रक्षा मंत्री चुना गया है। शेंगफू पर 2018 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। एनपीसी के सेशन के आखिरी दिन राष्ट्रपति जिनपिंग का भाषण हुआ। उन्होंने ताइवान को चीन में मिलाने की योजना पर जोर दिया। ये भी बोले कि सेना को आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है। ये चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास का आधार स्तंभ है। रक्षा मंत्री के तौर पर ली शेंगफू की नियुक्ति को इसी योजना के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। सत्र की समाप्ति के बाद नए प्रधानमंत्री ली चियांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, जीरो कोविड पॉलिसी, हांगकांग और ताइवान के मसले पर अपनी राय दी। चियांग अपने जवाबों में तल्ख नजर आए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिनपिंग सरकार मुद्दों पर आक्रामक दिखेगी। अब बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। इस खबर का संबंध 2 कट्टर दुश्मनों की दोस्ती से है और दिलचस्प ये है कि इन सबका सूत्रधार है चीन। दरअसल सऊदी अरब और ईरान ने आपस में कूटनीतिक संबंध बहाल करने का फैसला किया है। 4 दिनों तक बीजिंग में चली मीटिंग के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने यह ऐलान किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश 2 महीने के अंदर अपने दूतावासों को चालू कर देंगे और वे पुराने सुरक्षा समझौते को भी लागू कर देंगे। सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है, जबकि ईरान में शिया मुस्लिमों की तादाद सबसे ज्यादा है। धार्मिक गणित से इतर दोनों देश राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे की कब्र खोदने में जुटे रहते हैं। इसमें एक बड़ा मोड़ 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान आया था। उस समय बहरीन में शाही परिवार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि ईरान लोगों को भड़का रहा है, वो सेना भेजकर तख्ता पलट कर आना चाहता है। ईरान ने इस आरोप का खंडन कर दिया। हालांकि आग तेज हो चुकी थी। 2011 में ही सीरिया में युद्ध शुरू हुआ। वहां ईरान ने बशर अल असद को समर्थन दिया। सऊदी अरब ने पहले विद्रोही गुटों की मदद की, फिर वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का सहयोगी बन गया। 2015 में यमन में सिविल वॉर हुआ। हूती विद्रोहियों ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। तब सऊदी अरब ने यमन सरकार का साथ दिया। हूती विद्रोहियों को ईरान ने हथियार दिए, आज भी दे रहा है। हूती विद्रोही आए दिन सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमले करते रहते हैं। फिर सितंबर 2015 में मक्का में हज के दौरान भगदड़ मची। इसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। इनमें लगभग 400 ईरानी नागरिक थे। ईरान ने सऊदी अरब पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। 2016 में सऊदी अरब ने शिया नेता निम्र अल निम्र को मौत की सजा दी। इसका असर ईरान की राजधानी तेहरान में महसूस हुआ। वहां प्रदर्शनकारियों ने सऊदी दूतावास पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सऊदी अरब को धमकी दी। नाराज सऊदी अरब ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया और सऊदी अरब में मौजूद ईरानी राजनयिकों को 48 घंटों में बाहर
निकलने के लिए कह दिया। 2018 में अमेरिका ने खुद को ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकाल लिया और सऊदी अरब ने खुशी जाहिर की। 2020 में बगदाद में ईरान के मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी पर ड्रोन से हमला हुआ। अमेरिका के इस हमले में सुलेमानी मारे गए। इससे ईरान बेहद नाराज हुआ था। उस समय भी सऊदी अरब ने सुलेमानी की हत्या पर खुशी जताई थी। अप्रैल 2021 में दोनों देशों ने बगदाद में बातचीत शुरू की। 2022 में इराक और ओमान में दोनों देशों के बीच 5 राउंड्स की बातचीत हुई। फिर दिसंबर 2022 में शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया। फरवरी 2023 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी चीन पहुंचे। मार्च में ईरान और सऊदी अरब के प्रतिनिधि बीजिंग में मिले। 10 मार्च को उन्होंने ऐलान किया कि राजनयिक संबंध बहाल करने वाले हैं। जानकारों की माने तो इस घटना ने अमेरिका के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी की है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, दूसरी तरफ चीन बड़े डील मेकर के तौर पर उभरा है। इससे अमेरिका की इकलौती ग्लोबल पावर वाली छवि को झटका लगा है। उसके पास इस डील को समर्थन देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने समर्थन दिया भी। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस डील की तारीफ की है। इस डील का एक स्टेक होल्डर इजराइल भी है। उसकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसे इजराइल के लिए खतरनाक जरूर बताया है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी बांग्लादेश से। कॉक्स बाजार के रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में हुई आगजनी की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार कैंप में आग जानबूझकर लगाई गई थी। इसके लिए पहले से साजिश रची गई थी। दरअसल 5 मार्च 2023 को हुई आगजनी में लगभग 3000 घर खाक हो गए थे। 15,000 से अधिक लोगों को बेघर होना पड़ा। इस घटना में कोई भी हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन कैंप के आसपास के स्कूल, मेडिकल क्लिनिक और सर्विस पॉइंट्स तबाह हो गए। सरकार ने आग की वजह पता करने के लिए एक टीम बनाई। इस टीम ने लगभग 150 गवाहों से बात करके रिपोर्ट तैयार की। फिर सामने आया कि इस आग के पीछे चरमपंथी गुटों का हाथ था। जांच कमेटी ने गंभीरता से कार्रवाई करने की सिफारिश की है। वैसे बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप्स में आगजनी की पहली घटना नहीं थी। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 के बीच रोहिंग्या शिविरों में आग लगने की 222 घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से लगभग 60 घटनाएं पहले से प्लान थी। कैंप में सबसे भीषण आग मार्च 2021 में लगी थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। रोहिंग्या मुस्लिम मूल तौर से म्यांमार के रहने वाले हैं। वे बांग्लादेश कैसे पहुंचे? रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार में चल रहे जातीय झगड़े का शिकार बने। म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है, लेकिन रखाइन प्रांत में मुस्लिमों का दबदबा है। वहां के कुछ विद्रोही गुट म्यांमार सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। अप्रैल 2014 में म्यांमार में जनगणना कराई गई। इसमें रोहिंग्या मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। पहचान साबित करने के लिए नई शर्तें लगा दी गई। उन्होंने इसका विरोध किया। उसी दौरान कई ऐसे बौद्ध संगठन तैयार हुए जो अपने धर्म का वर्चस्व चाहते थे। इसलिए उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ हिंसक अभियान छेड़ दिया। उन दिनों म्यांमार में आंग सूची की सरकार थी। वो बौद्धों को नाराज नहीं करना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि रोहिंग्या के खिलाफ बन रहा माहौल देश भर में फैल गया। अगस्त 2017 में एक रोहिंग्या गुट ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इसके बाद म्यांमार आर्मी रोहिंग्या मुस्लिमों को चुन चुन कर मारने लगी। आम रोहिंग्या भागकर आसपास के देशों में चले गए। इनकी बड़ी संख्या बांग्लादेश भी गई। वहां की सरकार ने उन्हें कॉक्स बाजार में जमीन दी। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में फिलहाल 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। इसी रेफ्यूजी कैंप में कई गैंग्स हैं जो मानव तस्करी और ड्रग्स के व्यापार में लिप्त हैं। उनके बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चलती रहती है। आगजनी के जरिए वे लोगों में डर कायम करके रखना चाहते हैं। हालिया मामले में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी कि ARSA का नाम सामने आ रहा है। ARSA की स्थापना 2013 में हुई थी। इस संगठन के तार जिहादी समूहों से जुड़ते रहे हैं, लेकिन ARSA ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। उसका कहना है कि वे रोहिंग्या के रक्षक हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में चलने वाले गैंग वॉर पर हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।